पिछले कुछ सालों में फुटबॉल से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों पर बहुत सवाल उठे, कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ आरोप भी लगे, कुछ सफाइयां भी दी गईं। लेकिन आज उन सवालों को पूछा जाएगा जो दिल्ली का खिलाड़ी पूछना चाहता है, जो दिल्ली के फुटबॉल क्लब्स पूछना चाहते हैं, फुटबॉल अकेडमीज पूछना चाहते हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना ही ये किसी का कोई प्रमोशनल इवेंट है। ये है फुटबॉल की अदालत और यहाँ फैसला भी जनता सुनाएगी। जनता की तरफ से सवाल पूछने के लिए मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, एडवोकेट पंकज सिंह सहलोत, और इन सवालों का सामना करने आ रहे हैं दिल्ली फुटबॉल के सर्वोच्च पद पे विराजमान श्री अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, वेलकम टू फुटबॉल की अदालत। थैंक्स पंकज। काफ़ी कॉस्ट कटिंग करी है हमने और फर्स्ट एपिसोड है, बजट भी ज़्यादा नहीं था, आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने अपना ऑफिस भी हमें यूज़ करने के लिए दिया है, थैंक यू सो मच। एंड बिज़ी शेड्यूल में काफ़ी मुश्किल होता होगा कि आप किसी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालें। हमारा चैनल भी नया है, थैंक यू सो मच। सर, कल थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था कि अगर हम अनुज गुप्ता को वेबसाइट पर देखें तो क्या चीज़ निकल के आती है। तो दिल्ली सॉकर एसोसिएशन की वेबसाइट का सबसे पहला लिंक था। उस पे मैंने कुछ दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ी जो मुझे नहीं पता था। निर्वाचित निर्विरोध, डीएसए के हिस्ट्री में आप पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हैं। कोई भी आपके विरोध में नहीं था और आपको इसमें इलेक्ट हुए। तो इसके अलावा आप सुदेवा, जो कि दिल्ली के फुटबॉल का टॉप फुटबॉल क्लब है, इसके डायरेक्टर भी हैं। इसके अराउंड अगर हम देखें तो अनुज गुप्ता जी आप कैसे देखते हैं? किसी को कैसे बताएंगे कि हु इज़ अनुज गुप्ता? वेल फर्स्टली पंकज, बहुत खुश हूँ कि आज तुमने ये एक नई सीरीज शुरू करी है और नाम बड़ा अच्छा दिया है फुटबॉल की अदालत में। और उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली की जनता है और उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। उसके अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो कोचेज़ हैं, जो रेफरीज हैं, जो क्लब ओनर्स हैं, अकेडमी ओनर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जितने भी लोग जो इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बारे में जानना। तो उससे रिलेटेड मैं अपने बारे में ये बोलना चाहूँगा कि दिल्ली से हूँ। दिल्ली में जन्म हुआ है मेरा। पूरी पढ़ाई मैंने दिल्ली में करी है। मैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार से मैंने स्कूलिंग करी। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स करा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। फिर मैंने वकालत इंग्लैंड से करी। वहाँ पे मैंने 3 साल की एलएलबी ऑनर्स करके कार्डिफ से, वहाँ पे 3 साल लंदन में काम करा, सॉलिसिटर बना वहाँ पे। फिर यहाँ पर आके अपनी लॉ फर्म शुरू करी। जब अच्छी लॉ फर्म चल रही थी तो मुझे फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो मेरे साथ बचपन से लेके हमेशा जुड़ा रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मुझे फुटबॉल में कुछ करना चाहिए और दैट्स वेयर सुदेवा एज अ फाउंडेशन का जन्म हुआ। और पर्पस सिंपल ये था कि जो बच्चे दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको रास्ता नहीं पता कि वो कैसे इंडिया खेल सकते हैं, तो वो रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने रेजिडेंशियल अकेडमी बनाने का कारण ही ये था कि मैं वो टैलेंट को ढूँढूँगा और रेजिडेंशियल अकेडमी में डेवलप करूँगा और फिर उसको इंडियन टीम का रास्ता दिखाऊँगा। माध्यम बना सुदेवा क्लब। और जब क्लब अच्छा कर रहा था तो मुझे मौका मिला डीएसए में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का 2017 में। वहाँ पे फिर जीत मिली और 4 साल वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। और फिर जब 4 साल खत्म हुए तो मुझे लगा कि जो मैं चाह रहा था एज एन एसोसिएशन कर सके, वो नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि 2018 में मैंने ना स्पेन में क्लब खरीद लिया था। तो वहाँ पे स्पेनिश एक्सपीरियंस मेरा ये मिला कि जो 6 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी 30 से 40 मैच मिल रहे हैं साल के। सो हमें जो कंपटीशन ग्रास रूट से देना बहुत ज़रूरी है। तो 2021 तक मुझे क्या लगा कि
बच्चों को उतने मैचेस ही नहीं मिल रहे। तो मेरा डीएसए में प्रेसिडेंट आने का कारण सिंपल था कि मुझे यूथ फुटबॉल के अंदर कंपटीशन देना है। तो अगर तुम्हारा सवाल का मैं सिंपल आंसर दूं तो मैं कहता हूं कि यार अनुज गुप्ता एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एक मेंटोर भी है, एक क्लब ओनर भी है, पर इन सब को अगर आप एक मोमेंट के लिए छोड़ दें, एक वो इंसान है जिसने अपनी लाइफ फुटबॉल पे दे दी है। अब उसके अंदर हर इंसान का ना एक तरीका होता है, मेरा एक तरीका है। अब वो तरीका जायज है, सबको तो पसंद आएगा नहीं, पर मैचेस देना बच्चों को ही मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है और इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ा। और भगवान की कृपा और सारे काउंसिल मेंबर्स का आशीर्वाद है कि उनको लगा कि अनुज प्रेसिडेंट बनने के लायक है और 40 साल की उम्र और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी सबसे बना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जी। वो भी डीएसए की हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना। और बस बनने के बाद कंपटीशन देना ही मेरे दिमाग में था और होपफुली मुझे लगता है 3 साल में मैंने वो करके दिखाया। सर आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं आपके साथ फुटबॉल 1-2 बार खेला हूँ जब एग्जीबिशन मैच हुआ था फुटसल के फाइनल से पहले। तो आप ज़रूर यूथ टीम में भी किसी में खेले होंगे, तो आप कौन सी यूथ टीम से खेले हैं? यार मैं तो 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय तो यूथ अकेडमीज तो कहाँ होती थी, सिर्फ क्लब्स होते थे सीनियर डिवीजन में। मैं मॉडर्न स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मॉडर्न स्कूल से डीएसए की टॉप डिवीजन में जाने का जो रास्ता था वो पता ही नहीं था। तो ये मेरे को याद है कि एक बीबी स्टार एक क्लब है, वहाँ पे बच्ची राम होते थे, तो वो उनका कांटेक्ट मिला किसी के थ्रू, तो वहाँ पे खेलने का मौका मिला था। हमें नहीं पता था कि वो कौन से डिवीजन में खेलता है, क्या लेवल है, पर मौका मिला तो वहाँ खेलने को मिला था। पर अदरवाइज स्कूल के लिए ही खेले और स्कूल के अंदर भी गर्ल्स की टीम नहीं होती थी और 99 में मैंने स्कूल की गर्ल्स की टीम भी बनवाई जिससे कि गर्ल्स भी फुटबॉल खेले। तो एक वो फुटबॉल में कुछ करने की रुचि तो स्कूल से ही पैदा हो गई थी और बस स्कूल के लिए खेले और फिर एज ए यूथ एकेडमी तो मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी बस। और 2002 में प्रीमियर लीग का टेलीवाइजेशन चालू हो गया था इंडिया में, तो वो मैचेस देख के थोड़ा जो समझ आता था उसी को हमने अपने गेम में ट्राई करा लाने का और कोचिंग के अंदर भी लाने की कोशिश करी। तो एज एन एकेडमी सो अपनी स्कूल की सर आपका आइडल कौन है फुटबॉल में? या मेरा आइडल तो मैराडोना रहा है, क्योंकि 1986 में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, हालांकि मैं 4 साल का था, पर मुझे पता नहीं कैसे अभी भी वो यादें हैं कि उस समय ना बड़ा नया नया टीवी आया था, तो उस समय लकीली अर्जेंटीना उस समय मैराडोना टॉप पे था और वो वर्ल्ड कप जीत जाता। तो वो जो मोमेंट्स है ना जो मैराडोना ने 1986 में करके दिखाए थे, वो मोमेंट्स जिंदगी भर रह गए। फिर 1990 में वर्ल्ड कप में भी जो अर्जेंटीना खेली, तो मेरा क्योंकि उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, एक आज की डेट में हम हमेशा कहते हैं कि यार फुटबॉलर्स भी बड़े लंबे होते हैं, जो कि मैं भी मानता हूं, बट एक 5 फुट 4 इंच का लड़का दुनिया में बवाल मचा देता है, एक बार नहीं 2 बार। तो इसलिए मुझे लगता है मेरे लिए इसलिए भी रोल मॉडल है कि जब कोई इंसान ठानता है ना, तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है, और उसके पास ना वो 2 सेकंड पहले आगे का फ्यूचर देख लेता था, तो इसलिए आई थिंक वो ही वाज अ गॉड गिफ्ट। सर अर्जेंटीना के अलावा किसी फुटबॉल क्लब को भी फॉलो किया है आपने? हाँ यार, करा है मैंने। अंडरडॉग ही मेरी हमेशा वो रही है कि आई ऑलवेज लाइक टू फॉलो एन अंडरडॉग क्लब। हालांकि अब वो अंडरडॉग क्लब नहीं है, लिवरपूल, बट मैं लिवरपूल को बहुत मतलब सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जब 2005 था, जब चैंपियंस लीग फाइनल्स 3-0 डाउन, मैंने टीवी बंद कर दिया है अच्छा। हाफ टाइम पे, और सेकंड हाफ में जब वो 3-3 करते हैं और फिर पेनल्टी में जीतते हैं, तो वो मैं एग्जाम्पल ना काफी लड़कों को बताता हूँ कि और इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें मतलब अपसेट्स होंगे, तो इसलिए लिवरपूल कोई भी टीम ना
पैसे से नहीं बनती है, वो जज्बे से बनती है पहले। तो इसीलिए आई हैव ऑलवेज बीन अ फॉलोअर ऑफ लिवरपूल। हालांकि अब तो बहुत पैसा आ गया है, बट जब नहीं था पैसा, स्टिल आई एम ऑलवेज बीन अ लिवरपूल फैन। सर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। तो सही है। तो सर सुदेवा ने काफी ट्रॉफीज जीती हुई हैं, आपका ऑफिस भी भरा हुआ है इन सारी ट्रॉफीज से, बट एज अ लीडर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट सुदेवा की क्या है? यार सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक आई नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। द नेक्स्ट वन। 10 साल में हम नेशनल लेवल में गिनी चुनी ट्रॉफी जीत पाए हैं। उसमें से मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी परफॉर्मेंस थी वो रिलायंस अंडर 21 में, जब हम फाइनल्स में पहुंचे थे इन 2022-23 व्हेन वी लॉस्ट इन पेनल्टीज टू बीएफसी। मुझे लगता है उस फाइनल में आने के बाद वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द रिलायंस नेक्स्ट जेन, where we played against Wolverhampton under 21, we played against Everton under 21. So I think वो जो एक्सपीरियंस था हमारी टीम को, वो जो बैच था, वो उस अंडर 21 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स दे गॉट इनटू आई लीग ISL क्लब्स। सो आई थिंक वो 22-23 का जो ये परफॉर्मेंस थी, और उसी साल हम अंडर 17 AFF के भी फाइनल्स में पहुंचे थे इंडिया में, जब हम क्लासिक से आ रहे थे। सो अंडर 17 अंडर 21 यूथ के अंदर टॉप लीग्स हैं, दोनों में हम फाइनल में पहुंचे थे। तो उससे थोड़ा सा ये साबित हुआ था कि सुदेवा यूथ के अंदर एट अ नेशनल लेवल आल्सो दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। सो मुझे लगता है कि दीज टू वुड स्टिल बी माय और पर एक और चीज बताना चाहूंगा, 22-23 में ही रेलीगेट भी हुआ था आई लीग से। सो एक तरफ सीनियर आई लीग में रेलीगेट हो रहा हूँ, पर अंडर 17 और अंडर 21 में हम फाइनल्स में पहुंचते हैं इंडिया के सेम ईयर में। तो कहीं ना कहीं आई लीग में रेलीगेशन होने का कारण भी ये था कि मैंने मेजॉरिटी लड़के अपने यूथ खिलाए थे, क्योंकि मेरे को हारने से तो मजा आता है, पर हारने से डर नहीं लगता। ब्रिलियंटली सेड सर। सर कोई ऐसा प्लेयर हो जो आपको लगता है कि सुदेवा का सबसे बड़ा टॉर्च बेरर है, सबसे ज्यादा ऊपर तक गया है? मेरे को बहुत उम्मीद थी शुभो पॉल से, बायर्न म्यूनिख वर्ल्ड स्क्वाड में भी सिलेक्ट हुआ, उसको ब्राजील जाने का मौका मिला, बायर्न म्यूनिख अंडर 20 वर्ल्ड स्क्वाड को रिप्रेजेंट करते हुए। ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू कैप्टन द आई लीग टीम एंड विन, एंड ही आल्सो बिकेम द यंगेस्ट स्कोरर इन द सीनियर आई लीग। 16 या 15.5-16 साल का था। प्लस ही आल्सो बिकेम द at that year he became the highest Indian scorer in the I League। 5 गोल मारे थे सीनियर आई लीग में, और वो कितने साल का था, 17 साल का था कुछ था। एंड देन मोहन बगान साइन हिम, बट वो फिर मोहन बगान साइन करके जो मुझे उससे उम्मीद थी, वो अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू अचीव हिज, बट ही इज नाउ अगेन कमिंग बैक। लेट्स होप ही कैन डू बेटर, बट अदरवाइज आई फील in terms of potential, I think he had the best potential. Otherwise, I think Kourav Singh, he last year he was just the emerging player of ISL. He captained India under 17 in the AFC under 17, and we lost to Japan 8-4, and we were the only team who scored 4 goals against Japan in the whole AFC campaign. And Kourav captained that, and he even scored goal against Japan. And then he was signed by Kerala Blaster. And then so he's a very prominent player in under 20 and now under 23. So I think तो ये प्लेयर्स जब आपकी एकेडमी में आते हैं, क्या पता लगता है कि ये इतना आगे तक जाएंगे? कुछ ऐसा डिफरेंस है? यार उनके ना डिफरेंस तो होता है, उनका फर्स्ट टच होता है, उनकी वो कहता हूँ ना मैं, वो 1 सेकंड पहले गेम को रीड कर लेते हैं। तो वो जो रीडिंग होती है ना, वो रीडिंग उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, बट वो आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो उनका हार्डवर्क होता है। टैलेंट तो दिख गया, पर अगर उनके अंदर वो सेल्फ हार्डवर्क नहीं है ना, तो वो प्रोफेशनल फुटबॉल में ज्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे, यूथ लेवल में रह लेंगे। सर थोड़ा सा ना आपका जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एक क्लब के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, कैसे होता है? आप दिल्ली में हो, हाउ डू यू मैनेज एन इंटरनेशनल क्लब? सी
उससे बिफोर द कोलैबोरेशन 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में. So we signed an agreement with FIFA and our ground was used as a training ground during the World Cup. तो सुदेवा में कोलंबिया, इंडिया, घाना एंड यूएस अंडर 17 टीम केम टू ट्रेन. वहाँ पे मैंने उनसे मिला, उनको देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सॉलिड लड़के हैं, मतलब कैसे करेंगे इंडिया. तो मेरे दिमाग में मुझे क्लब खरीदना है यूरोप में. तो मैंने ट्रैवल करना शुरू करा. मैं बेल्जियम गया, जर्मनी गया, हॉलैंड गया, पोर्चुगल गया और फिर स्पेन गया. स्पेन में मैंने एक जगह देखी, वेलेंसिया के पास एक जगह है शतीवा, क्लब डेपोर्टिवो दे शतीवा, क्लब डेपोर्टिवो ओलंपिक दे शतीवा. 100 साल पुराना क्लब, मुझे अच्छा लगा. 2018 में मैंने खरीद लिया. क्या कॉस्ट थी सर? वो रहने देते हैं. कॉस्ट तो मतलब इट वाज विद इन दी प्राइस रेंज एंड और टर्सेरा डिवीजन में था. टर्सेरा का मतलब होता है थर्ड डिवीजन, बट फोर्थ टियर है. जी. तो वहाँ पे मैंने वहाँ पर घर रेंट पे लिए, सब कुछ लिया. वहाँ पे स्पेनिश स्टाफ को हायर करा, कोचेस को इंडिया लेकर आया, ट्रायल्स करी. थोड़ा 2018 की बात हो रही है. मैंने पेरेंट्स को इंडिया में ना 15 जगह ट्रायल्स करी कोचेस को लाके. एंड दे आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सच इनिशिएटिव, जब हम फॉरेन कोचेस को ला रहे हैं एंड यू नो पेरेंट्स को भी पता लग रहा है कि यार बच्चे यूरोप भी जा सकते हैं ना लॉन्ग टर्म वीजा. तो फिर मैं 2018 से लेके 2024 तक क्लब रखा मैंने. आई वाज द प्रेसिडेंट. मैंने 6 साल में मोटा मोटा 70 से 80 लड़कों को लेकर गया ऑन अ लॉन्ग टर्म वीजा, स्टूडेंट वीजा कहते हैं. और तो उससे मेरे पास जो एक्सपीरियंस आया, वहाँ के स्पेनिश लोगों को भी समझ आया कि यार इंडियन फुटबॉल भी है कुछ. इंडियन लड़के भी, मैं 16 साल के लड़कों को लेकर जाता था, 16 से 19 साल के. वहाँ पे लॉट ऑफ दीज किड्स स्टार्टेड स्पीकिंग स्पेनिश. दे बिकेम वेरी यू नो इन देयर होल स्पेनिश वे. थोड़े लड़कों ने तो कोचिंग भी करा, कोचिंग भी सीख ली वहाँ पे. तो आई थिंक उससे एक लर्निंग हुई कि जो कल्चरल एक्सचेंज होता है ना, वो प्लेयर के डेवलपमेंट में बड़ा काम आती है. जो यहाँ पे जो लोगों को लगता है ना टीवी पे या जो मैचेस दिख रहे हैं, यार वाओ क्या लेवल लग रहा है यार ये वो, उसका एक तो कारण ये होता है कि इतने सारे कैमरे लगे होते हैं. प्रोडक्शन क्वालिटी इज द हाईएस्ट, राइट. बट वो जब रियल टाइम आप देखते हो स्टेडियम के अंदर या ट्रेनिंग पे या उनकी यूथ टीम्स को देखते हो, और आपको मौका मिलता है उनकी यूथ टीम्स के अगेंस्ट खेलने का, राइट. ये मौका दिया मैंने. सो माय अंडर 19 प्लेड अगेंस्ट द वेलेंसिया अंडर 19, लेवांते अंडर 19, दे ऑल ला लीगा क्लब्स. तो लड़कों को लगा यार हम खेल सकते हैं, उतने हम दूर नहीं है, राइट. तो ये चेंज दिखा. बट कोई भी कारण की वजह से मैंने क्लब दिया. और फिर मैंने जो जर्मन क्लब के साथ टाइप करा, वो टाइप का यही है कि नॉलेज एक्सचेंज है. वी नीड टू मेक आवर कोचेस बेटर, सो दैट जो उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो, वो ट्रेनिंग बच्चों को और बेटर कर सके. एक होता है कि हम क्लासरूम में ना प्रेजेंटेशन देते हैं कि यार सेशन प्लान ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट क्या हम वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ग्राउंड पे? क्या वो प्लेयर तक जा पा रहा है? सो आई थिंक वो जो ब्रिज है ना, ये एक कोलैबोरेशन के थ्रू वो ब्रिज बेटर होता है. प्लस यहाँ से टीम में जर्मनी लेकर जाता हूँ. वी प्ले अगेंस्ट द बेस्ट यू टीम्स देयर लाइक बायर्न म्यूनिख, स्टुटगार्ट. I mean, we played against the Dortmund, we played against in this, and we get special invites to play tournament. जो कि if you don't have a collaboration, you don't get to play such tournaments. Then you're only allowed to play those paid tournaments. These are all by invitational tournaments. और इसके अंदर we played against Manchester United under 15. And ये वो मैन्यू नहीं है जो हर कंट्री में अकेडमी के नाम से खुली हुई है. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से आई है टीम. मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम फैन हो मैन्यू के. We played against PSG. These are the players who are scouted globally, right? तो ये जो हारना जीतना एक सेकेंडरी हो जाता है, बट इनिशियल होता है. पहले तो हम लड़ना सिखाते हैं. फर्स्ट ईयर में ना, सेकेंड ईयर में वी डिड बेटर. दिस ईयर बवाल मचाने वाले हैं. तो सर जैसे हमने लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ आई, इस साल भी आ रही है, मिनर्वा जैसे खेलने जाते हैं यूरोप में, तो वो सारे टूर्नामेंट्स सुदेवा पहले से ही खेलता आ रहा है? नहीं, तो मिनर्वा जो मुझे पता है कि दे आर प्लेइंग दीज 3 टूर्नामेंट्स, डाना, गोथिया. सो दीज आर द टूर्नामेंट विच आर मतलब
have to pay a registration fee, and then if they allow, then you get an opportunity to play in the whichever category you want to play. जो हम जाते हैं उसके अंदर इट्स ओनली बाय इनवाइट. अब ओनली बाय इनवाइट के अंदर थोड़ा फर्क ये रहता है कि लेवल ऑफ द गेम एंड द काइंड ऑफ क्लब्स विच आर कमिंग, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सोर्स. So they're not the franchisee academies. But nevertheless, यूरोप में आप खेलने जा रहे हो तो कोई भी टूर्नामेंट जीतना, I give full credit to Minerva. I mean, the way they've played these tournaments and won outright, that gives a big credibility to the country, right? Because मैं सबको कहता हूँ, जब आप इंडिया को छोड़ के इंडिया से बाहर जा रहे हो ना, कोई भी अकेडमी, they are representing the country. आप हारोगे तो लोगों को लगेगा ये लेवल है, जीतोगे तो लोगों को लगेगा ये लेवल बन चुका है. सो उस मामले में आई मीन द वे दे परफॉर्म्ड वाज ब्रिलियंट. हम जो जा रहे हैं उसके अंदर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टूर्नामेंट जीतना इज नियर टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दैट यूथ कैटेगरी. सो इट्स बोथ इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक, बट आई बिलीव दैट, आई मीन I prefer where, you know, we play with a higher level. सर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हो? अर्जेंटीना है, can't. पोर्चुगल के क्या चांसेस हैं? पोर्चुगल के यार, I really want Portugal to go forward because of Ronaldo, because he has done everything what a footballer can't even dream of, right? Not only for himself, but not only for Portugal, बट फॉर द फुटबॉल इकोसिस्टम ग्लोबली. उसके पास वो यूरो जीत चुका है तो बहुत खुशी की बात थी, बट आई थिंक एटलीस्ट ही शुड रीच, यू नो, टू द फाइनल्स, इफ नॉट, यू नो, विन इट. बट या मैं मेसी का फैन इसलिए हूँ बिकॉज जनरली यार मेरे को ना वो मैराडोना के बाद ना वो अर्जेंटीना ना गई नहीं दिल से. दिल ऐसे ही वैसे गया. हाँ, मेरे और भी प्लेयर रह चुके हैं यार उसके अंदर, यू नो, तो वो क्योंकि उनकी जो फिजिक है ना, physique is very similar to the Asian physique, yaar. You know, you will not find a 190 centimeter player. Majority of the players will be 183, 184, couple of them will be 186, 175 भी होंगे. तो ना वो कहीं ना कनेक्ट रहता है, मुझे लगता है. सर वो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपने ये डिसीजन लिया कि अभी सिर्फ सुदेवा को एज अ लीडर, एज अ फुटबॉलर कंटिन्यू करने से अब बाहर निकलना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में एंटर लेना पड़ेगा? यार पहले तो ये है कि ना, जब हम एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं पॉलिटिक्स, राइट? और मैं ना पॉलिटिक्स में इतना मानता नहीं हूँ. रीजन बीइंग है कि जहां पर 15-20 लोग एक एसोसिएशन को चलाते हैं, उसके अंदर सारे लोग एक जैसे सोचे, वो बहुत मुश्किल होता है. पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पॉलिटिकली ड्रिवन डिसीजंस है. इट इज, बट मैंने इसलिए सोचा जब मुझे लगा कि दिल्ली के अंदर ना मैचेस नहीं मिल रहे हैं यूथ लेवल पे. तो मुझे लगा कि यार अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मेरा मकसद ये होगा कि मुझे यूथ लेवल पे ना लीग शुरू करनी है, और वहां पे बच्चों को, अकेडमीज को मैचेस देने 15, 20, 25 जितने हम दे सकते हैं. मेरा, क्योंकि बाकी चीजें चल ही रही थी, आपकी सारी डिविजन चलती हैं, वो तो इतने सालों से चल रही हैं, तो और आप क्या ऐड कर सकते हो? तो मैंने कहा यूथ लीग्स ऐड करो, अंडर 13, 15, 17, 19 ये ऐड करो. तो ये आपके वाइस प्रेसिडेंसी के टाइम पे आया है या ये प्रेसिडेंसी में आया कि हमने ये इतने सारे यूथ में मैचेस ऐड करे. टीयर 2 करा, टीयर 1 करा, 4 एज कैटेगरीज कराई. फिर ग्रास रूट में भी हमने पार्टनर्स इन्वॉल्व करे, जिससे कि वो कराते थे, उसमें भी हमने प्रमोट करा कि यार और कराओ. कॉर्पोरेट्स लेकर आया अंदर में, जिससे कि एक आइडेंटिटी मिले उस यूथ लीग को. ये कॉन्सेप्ट ऑफ, यू नो, HCL फ्यूचर स्टार्स यूथ लीग, ये जो पूरा एक ब्रांड बनाया, तो वो उससे क्या हुआ कि पूरी जो पेरेंट्स का इकोसिस्टम है ना, दे स्टार्टेड फॉलोइंग द एसोसिएशन, दे स्टार्टेड गेटिंग कनेक्ट, एंड इवन द क्लब्स, दे स्टार्टेड पुटिंग देयर यूथ टीम्स. पहले मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स दे नेवर यूज्ड टू पुट देयर यूथ टीम्स, वो अपना डिवीजन में खेलते थे. तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्लब्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे अपनी यूथ लीग्स डालने का मौका मिला.
तो और मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे हमारी स्टेट टीम ने परफॉर्मेंस भी बेटर दी और एट नेशनल लेवल एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बेटर दी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आई थिंक आई वाज एबल टू विद द हेल्प ऑफ द एसोसिएशन एंड एवरी मेंबर डू दिस यूथ लीग, इफ नॉट मोर बट एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो यूथ लीग चलती है हमारी, अगर दोनों टीयर्स को मिला लो। तो आई थिंक और ऐसी यूथ लीग पूरे इंडिया में सिर्फ गिने चुने स्टेट्स हैं जहां पर हो रही है। सर इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ना आपने एक बात कही थी कि वहाँ के जो बाहर के क्लब्स हैं यूरोप के, वो 40-40 मैचेस खेलते हैं। तो हमारे जो डीएसए के क्लब्स हैं, इन्हें साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मैच मिलते हैं क्योंकि ग्रुप्स छोटे होते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना लीग चलती है। तो क्या ये आपके प्लान में नहीं था? देखो, क्लब फुटबॉल मेरे इनिशियल प्लान में तो ये भी था कि हर क्लब्स को भी हम मैचेस ज़्यादा दें। वहाँ पर एक इशू ना वो क्लब की इशू है कि अभी अपेरेंटली मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स के पास बजट्स नहीं है। तो जब बजट्स नहीं है तो वो जो प्लेयर साइन करते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं और उस लिमिटेड टाइम का क्या होता है, 1 महीना या 2 महीना। अब उतने के अंदर अगर हम ज़्यादा मैचेस दे दें तो उनको अपना मंथली बजट बढ़ाना पड़ेगा और सच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है। पर मैं ये नहीं कह रहा, मतलब अगर मैं कहता हूँ 100 क्लब हैं दिल्ली में, आज की डेट में जो बजट्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 क्लब से ज़्यादा नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे, जिनका प्रॉपर एक थोड़ा बजट भी है। पर बाकी मेजॉरिटी क्लब्स का बजट ही नहीं होता। तो क्या होता है कि अगर हम लीग बढ़ा दें, वो खेल ही नहीं पाएंगे। और वो इसीलिए हमने यूथ लीग शुरू करी। मैंने कहा सीनियर लड़कों को कितने भी मैचेस दे दो, आपका उनका लेवल नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक है। तो जूनियर कैटेगरी में ज्यादा मैचेस दोगे तो वो जूनियर आगे चल के सीनियर बनेंगे। तो हमने नीचे से शुरू करना था। हम ऊपर, जैसे उसके अंदर हमने डीपीएल के अंदर डबल लेग कराया। पूरे इंडिया में डबल लेग गिनी चुनी स्टेट्स में ही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, सीनियर डिवीजन के अंदर भी डिसेंट मैच मिल जाते हैं, 15 मैच मिल जाते हैं। बट उसके नीचे बिकॉज द नंबर ऑफ क्लब्स आर सो मेनी एंड नॉट एवरी क्लब हैज बजट, सो वी हैव टू लुक इन टोटलिटी एंड डू द लीग। सच्चाई है। और दिल्ली के अंदर एक और जो मुझे लगता है वो ग्राउंड की प्रॉब्लम है। Agreed. स्कूल्स के पास ग्राउंड है, मानता हूं, पर स्कूल धीरे धीरे समझ रही है ये बात और वो अकेडमीज के लिए अपना ग्राउंड अब देने के लिए तैयार हो गई है धीरे धीरे। पर क्या वो एसोसिएशन को देगी एक ओपन एज कैटेगरी कराने के लिए? नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, हु विल बी लायबल। तो इसीलिए हमारे पास जो ग्राउंड अवेलेबिलिटी का इशू है, उसके बेसिस पे lot of clubs do not want to travel and play matches which are like 1 hour away. ये भी इश्यूज है। नरेला साइड वो जो उस तरफ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है ग्राउंड्स, पर नॉट एवरी क्लब वांट्स टू प्ले देयर। तो सर अब आपके जो ये टेन्योर है ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो आपको लगता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी बचे हैं, पूरे नहीं हो पाए? या मेरे को लगता है कि ओवरऑल मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इन टर्म्स ऑफ गिविंग मोर कंपटीशन, गेटिंग एसोसिएटेड टू सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियली थ्रू सीएसआर एंड थ्रू स्पॉन्सरशिप एंड थ्रू सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम, ये वी आर एबल टू अचीव फार बेटर। एंड तीसरा था परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एट अ नेशनल लेवल। इसके अंदर भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, वी हैव अचीव्ड हिस्टोरिकली द बेस्ट एवर। अब क्या हम इन तीनों चीजों को हम आगे लेके चल सकते हैं? मुझे लगता है हम लेकर चल सकते हैं। अब इसके अंदर जो इंप्रूवमेंट होने वाली है वो देयर विल बी अ सर्टेन स्मॉल परसेंटेज इंप्रूवमेंट। और उसके अंदर मुझे लगता है अभी हमको एसोसिएशन के पास अपना खुद का ग्राउंड होना चाहिए, एक बहुत बड़ा कप लाइक ड्यूरेंट कप। आई एम वेरी होपफुल 2027-28 में वी विल बी able to have few matches of the Durand Cup in Delhi. अंबेडकर स्टेडियम अगर आप देखें अब बेटर हो गया है, पर उसमें और गुंजाइश है, तो उसको बेटर करना जरूरी है। तो स्टेडियम वाइज वी नीड टू इम्प्रूव अंबेडकर, वी नीड टू गेट कपल ऑफ बिग टूर्नामेंट्स
which becomes inspirational for youth and for senior level. तो मैं 2 टूर्नामेंट ऐड कराना चाहता हूँ, वन एट अ सीनियर लेवल एंड वन एट अ जूनियर लेवल। प्लस मैं चाहता हूँ क्या हम एक फ्रेंचाइजी लीग दिल्ली को दे सकते हैं। अगर हम फ्रेंचाइजी लीग दे सकते हैं और वो अगर सक्सेसफुल हो गई, सो वो बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी के लिए काम आएगा, प्लस इंस्पिरेशनल बनेगी, इट कुड बिकम अ वेरी मीडिया हाइप लीग। तो जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा जुड़ने का। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है वी नीड टू ऐड इन दिस कमिंग ईयर्स। तो ये फ्रेंचाइजी लीग जो एग्जिस्टिंग अभी लीग्स हैं, इनके टॉप हायरार्की में नहीं जाएंगी नहीं या वो नहीं सेपरेट नहीं, होंगी? इट विल नॉट हैव एनी प्रमोशन रेलिगेशन। इट विल बी अच्छा, मोर ऑफ लाइक आप समझिए आईपीएल इन अ फुटबॉलिंग परस्पेक्टिव। नो नो, सीआरएस। हाँ, नो सीआरएस। नो सीआरएस, ओके। No CRS is just 3 weeks. It's more entertainment, right? Where you can sign foreign players, do whatever, and make it becomes like a good competitive league, but it is a lot more media hyped. सर, प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या आपको काउंसिल का सपोर्ट मिला? हाँ यार, मिला था जब ही जीता, मिला था जब ही अनअपोज्ड जीता। और विद टाइम काउंसिल मेंबर्स में I won't say majority, but there are some members who have their own way of running the association, and they have a lot of years of experience, so I have full respect for them. But मेरा मानना यह है कि अगर हम यूथ और एक्सपीरियंस दोनों को साथ ले आए तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि उनकी बात सुनूं, पर करूं वही जो यूथ के लिए अच्छा हो। तो सर, जब सपोर्ट इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो एजीएम हर साल क्यों नहीं होता है? बताता हूँ। 2023 में मैं बना, 2023 में बना। जब 2023 में 2024 में हमने एजीएम कराई, और वो उससे पहले के जितने भी जो भी ऑडिट वगैरह होना था वो 2024 में हुआ। अब 2025 में करानी थी, 25-26 में, हर साल एक बार होती है, तो 25-26 में हमको मार्च में करानी थी, अभी 31 मार्च 2026। इसलिए नहीं हमने कराने का सोचा बिकॉज ये इलेक्शन ईयर है और अब नया कॉन्स्टिट्यूशन एआईएफएफ का आ गया है। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमें एसोसिएशन को भी अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बेसिस में इलेक्शन कराना है। अब जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन से पहले एजीएम होती है। तो जनरली इलेक्शन ईयर में क्या होता है, एक ही बार एजीएम होती है, उसी एजीएम के अंदर पहले सारे जितने भी एजेंडाज हैं वो फुलफिल होते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। सो दैट वाज द रीजन हमने ये जो 25-26 की एजीएम थी वो हमने थोड़ी एक्सटेंड कर दी फॉर अस टू डू इट दिस ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, व्हेनेवर द इलेक्शन डेट है। तो ना कराने का कोई इंटेंशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर ऑल ऑडिटेड, सब रिटर्न्स फाइल हो रही हैं, ठीक है। तो बल्कि वो तो और अच्छी बात है कि ऑल मेंबर्स वुड गो थ्रू ऑल द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सब ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सब हमारी अप टू डेट है, ठीक है। प्लस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में एजीएम कराना वी फेल्ट वाज बेटर, बिकॉज वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में एजीएम कराते फिर करानी पड़ती, क्योंकि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन हम इस साल इस महीने अगले महीने तक हम कर देंगे अडॉप्ट, और फिर उसके बाद इलेक्शन डेट पे हम एजीएम कराएंगे। सो ना कराना तो कोई वो ही नहीं है, पर कि यार कोई चीज छुपा रहे हैं हम, ऐसा कोई बात ही नहीं है। मतलब आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट, बीकॉम ऑनर्स करा है एसआरसीसी से, तो मुझे पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट फाइनेंशियली वी हैव टू बी स्टेबल एंड एवरीथिंग वी शुड रिसीव थ्रू द राइट मीडियम। मतलब तो आई थिंक वो एजीएम के अंदर इट विल बी वेरी क्लियर। सर, एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में,
नेशनल यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब है, कोइंसिडेंटली वो भी गुप्ता जी हैं। हम्म, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसका मुद्दा था एंड कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वर अपॉइंट नहीं किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का जब मीटिंग होना था। डीएसए ने ऑब्जर्वर क्यों अपॉइंट किया उस दिन? या टू बी मोर अनबायस्ड, एक मतलब फॉर्मर हाई कोर्ट जज को एज एन ऑब्जर्वर रखना, we felt it will be good for the council member so that there is one person who is completely unbiased, and if he sees something which is not apt can always write and report. सर, मैंने जो भी एजीएम करी थी हाँ जी। वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करी थी, पर इस वाली एजीएम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिट पिटिशन वाली, इसको शिफ्ट किया गया जेएलएन से साउथ दिल्ली। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि हमने शिफ्ट नहीं करा। पहली बात है कि वो वेन्यू ही डिफेंस कॉलोनी क्लब डिसाइड हुआ था थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर। कहीं ये तो लिखा नहीं है कि जहां पर एजीएम होती है वहीं पर हर साल होनी चाहिए, तो हमने एक नया वेन्यू दिया, तो उसमें तो कोई वही बात नहीं है, वो कोई चेंज ऑफ वेन्यू नहीं हुआ था। पर ऐसी क्या बात है जो काउंसिल मेंबर्स और आपके बीच में इतना बड़ा एक डिवाइड क्रिएट कर रही है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आई थिंक टोटल काउंसिल मेंबर्स हमारे जो है ना, वो मतलब वोटर्स एंड नॉन वोटर्स को मिला के 100 से ज्यादा हैं। तो मेरा अभी भी मानना है कि मेजॉरिटी लोगों को आई थिंक कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको, जैसे मैंने कहा ना कि करने का तरीका हो सकता है मेरा फर्क हो, पर मैंने कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लिए। 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 1 साल में आपको मिनिमम 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग करानी है। मैंने हर साल 6 से ज्यादा कराई, राइट। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसीजन लिए और वही डिसीजन हमने आगे काउंसिल मेंबर्स को भेजे। तो ये कहना कि अनुज गुप्ता करा रहा है हर चीज, वो इसलिए गलत है क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर विद द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। या तो मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग कराता ही नहीं, ऑफिस में बैठ के मैं डिसीजन दे रहा हूं, फोन पे बात कर ली मेंबर से, क्या चलो यार ये करना है कर दो। प्रॉपर मिनट टू मिनट मीटिंग्स हुई हैं और उसके बेसिस में डिसीजन लिए गए हैं। तो काउंसिल मेंबर्स की जो नाराजगी है वो आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। होता है ना, एक या तो शेयर न्यू इंफॉर्मेशन, या जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची वो पूरी नहीं थी, ये भी हो सकता है। प्लस अब तुमने शुरू ये कहा था कह के पॉलिटिक्स, मैंने कहा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये नजरिया है। जब इतने लोग फुटबॉल, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब फुटबॉल के लिए हैं, ठीक है जी। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर उनका हेल्दी क्रिटिसिज्म है ना, तो आई एम हैप्पी टू डिस्कस विद देम एंड कम टू अ फेयर कंक्लूजन। तो जब हम सब मिलते हैं, जब फुटबॉल की बात करते हैं, पर हो सकता है वही होता है ना, जब गेम खेल रहे हो तो हार, उस 90 मिनट के अंदर तो आपको दूसरी टीम को हराना है, पर जब गेम खत्म हो जाता है तो सारे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है वही एक एग्जीक्यूटिव कमेटी और काउंसिल मेंबर की जो वो है ना, कहते हैं ना यू नो लव एंड हेट, ये वो एक रिश्ता है। क्योंकि नोक झोंक, क्योंकि कभी कभार वही काउंसिल मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल मेंबर थी, तो हो सकता है सेम चीज उनने भी चैलेंज फेस करा हो। तो आई थिंक इट्स इयर्स ऑफ रिलेशनशिप व्हिच दे हैव। सर, मेसी के तो आप भी बहुत बड़े फैन हैं। अभी कुछ महीने पहले मेसी हमारी भारत की धरती पे भी आया था। हाँ जी। और डीएसए ने अपने आप को उस इवेंट से डिस्टेंस क्यों किया? यार डीएसए को तो इन्वॉल्व ही नहीं करा ना, बल्कि एएफएफ को भी इन्वॉल्व नहीं करा जी। किसी भी स्टेट एसोसिएशन को, जो मुझे पता है, इन्वॉल्व नहीं करा गया था। इट वाज अ प्राइवेट इवेंट
एंड प्राइवेट इवेंट के अंदर अगर वो इवेंट इन्वॉल्व करना चाहती तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू बी इन्वॉल्व। बल्कि मैंने ईमेल भी करा था ऑर्गेनाइजर्स को कि इफ यू आर इंटरेस्टेड विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्कुलेट टू ऑल आवर मेंबर क्लब्स, टू ऑल दैट आप आए, बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल ट्रिप। तो इसलिए ऑन द अदर हैंड मेसी का जो आई थिंक मे बी ज़्यादातर काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जो लास्ट ट्रिप था वो दिल्ली का था वैसे तो, उसके बाद वो तो बन गया एक और ट्रिप जामनगर का, बट वो था नहीं पहले। तो जब दिल्ली का ट्रिप खत्म हुआ तो उसकी एक एडिडास की शूट होनी थी जी। ठीक है। तो एडिडास की शूट के लिए जो पुराना किला है जू, दिल्ली जू में, वो डिसाइड हुआ एज अ वेन्यू। तो जितने भी बच्चे थे वो सारे सुदेवा के थे मेजॉरिटी। तो वो अब उनको कैसे बताएं कि तुम मेसी से मिलने जा रहे हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो मना करा गया था बताने के लिए कि यार दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट शूट वेयर यू विल मीट मेसी। तो वो पुराना किला पूरा खाली करा गया, वहां पर हम गए। वहां पे देन इन दी एंड जब उनको बताते हैं बच्चों को कि कुलदीप यादव के साथ ना मेसी से भी मिलना होगा क्योंकि उनको बताया गया था कि कुलदीप यादव से मिल रहे हो। स्टिल दे वर एक्साइटेड बट ऑब्वियसली तो वहां पे दैट एक्सपीरियंस ऑफ रीचिंग फ्रॉम द पार्किंग टू द जहां सेट लगा था, कम से कम तो 6 बार तो चेकिंग हुई। तो ऑल दैट आई थिंक इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन। तो आप भी मिल लिए मेसी से? हाँ हाँ, ये थोड़ा मिले। सर, आप पे एक बहुत गंभीर आरोप है होते कि जो डीएसए के एम्प्लॉयज़ हैं, हम्म। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, बाकी है सीआरएस वगैरह देखते हैं ये एम्प्लॉयज़, ये सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। अगर कोई भी उनसे कुछ बात पूछना चाहे तो उनकी ईमेल का जवाब नहीं आता, फ़ोन नहीं उठाते। देखो, फोन नहीं उठाते तो वो तो मुझे लगता है वो उनका इशू है कि अगर वो, तो मैं नहीं कहता ना कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं है कि फोन मत उठाना। बात रह गई कि वो मेरी बात मानते हैं। देखो, जाहिर है जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो कभी कोई ऐसा सवाल जो उनको शायद उनको आंसर नहीं आता है तो वो मेरे से पूछते हैं। पर ये कहना कि यार सारी सीआरएस सारे सीएमएस के अंदर अनुज गुप्ता से पूछ रहे हैं कि लीग्स के अंदर क्या करना है अनुज गुप्ता से पूछ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारी रेफरी कमेटी अलग है, एचओआर अलग है, हमारी हर लीग के लिए एक सब कमेटी अलग बनती है, हमारी हर स्टेट चैंपियनशिप के लिए भी एक अलग सब कमेटी बनती है। ठीक है, एक टेक्निकल कमेटी भी है जो कोचेस अपॉइंट करती हैं, फिर वो एक्सको में जाता है। तो एक एक प्रोसेस फॉलो होता है। पर डे टू डे अफेयर के लिए इमेजिन करो अगर वो हर चीज मेरे से पूछेंगे तो भाई मैं 3 साल भी नहीं रह पाता, मैं पहले ही रिजाइन कर देता। रीजन बीइंग बिकॉज इट वुड हैव बीन टू टफ। तो ये डिसीजन जो सेक्रेटेरिएट है वो खुद लेता है। तो उसके अंदर बात रहेगी ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं होता। अब हो सकता है कि कंप्लेंट्स डाली गई, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम वी इफ इट हैज सम लीगल issue, then we give it to the legal committee. Then they respond, and then we plan to reply. But lot of times the email doesn't need a reply. kabhi kabhar. So lot of times they don't reply on that. I agree. But मैं एक चीज बताता हूँ, 23-24 में 1450 मैच कराए इंडिया में। आई थिंक वीफा, which is the Western India Football Association, आईफा, द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन एंड गोवा, इन 3 को छोड़ के किसी ने इतने मैचेस नहीं कराए होंगे। तो जब इतने मैचेस हो रहे हैं और हमारी सेक्रेटेरिएट उतनी बड़ी है नहीं, बजट कंस्ट्रेंट भी है, राइट। तो इसीलिए वो सोचते हुए हो सकता है कि लॉट ऑफ टाइम्स दीज थिंग्स हाइंडसाइट में रह गया हो। बट मतलब अभी देखो ना, हमारा तो प्रॉपर ऑफिस भी नहीं है यार। नेहरू में ऑफिस था, वो भी हमारे से ले लिया, तो अब अंबेडकर में बैठते हैं, राइट। पर माय पॉइंट इज लुकिंग एट द कंस्ट्रेंट्स, मतलब आई थिंक द सेक्रेटेरिएट इज डूइंग अ गुड जॉब। सर, डीएसए का कैलेंडर हम देखते हैं जुलाई में ज़रूर आता है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। उससे क्या होता है
कि जो यूथ लीग के मैचेस हमारे ख़त्म होने थे दिसंबर तक, वो शुरू ही मार्च में हो रहे हैं। तो ये फ़ॉलो क्यों नहीं होता है? देखो अच्छा सवाल है। जब हम कैलेंडर बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि रेफरीज की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी, टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स जो जो जिस तरीके से टीम बनाना चाहते हैं उनकी अवेलेबिलिटी। क्योंकि हमें जो एएफएफ का कैलेंडर है वो भी देखना पड़ता है, उसके बेसिस में हम डीएसए का कैलेंडर बनाते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी बोला है वो है ग्राउंड अवेलेबिलिटी की। होता क्या है कि जुलाई से लेके लिटरली अक्टूबर तक सुब्रोतो कप की वजह से हम अंबेडकर ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगेन उसकी वजह से क्या होता है कि हम लीग्स उसी हिसाब से हम कर पाते हैं। अब अब यूथ लीग है सपोज, अब हमने 23-24 में हमने टीयर 1 कराया, अच्छा गया, हमने टीयर 2 कराया नहीं था। 24-25 में हमने टीयर 1 कराया और टीयर 2 कराया। 25-26 में हमने पहले टीयर 2 कराया और फिर टीयर 1 कराया। वो अगेन इट वाज अ लर्निंग कि हमको पहले टीयर 1 ही कराना चाहिए और उसके बाद टीयर 2 कराना चाहिए, बिकॉज़ स्कूल का कैलेंडर भी एक प्रॉब्लम रहती है। जब हम पूरा कैलेंडर बनाते हैं, फिर कभी कोई कहता है कि हमारे एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, कभी कभी कोई टीम कहती है कि हम आ नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं वॉकओवर्स बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बार का जो कैलेंडर हम बना रहे हैं, उस कैलेंडर के अंदर आई विल बी और द कमिटी विल बी वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो कंप्लाइंग विद द कैलेंडर, इर्रिस्पेक्टिव की संतोष ट्रॉफी की दिल्ली की टीम में प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। आई लीग 2, आई लीग 3 की जो टीम्स दिल्ली से जाती हैं, क्या उनके मैचेस डीपीएल से क्लैश होंगे नहीं होंगे, प्लस रेफरीज अवेलेबिलिटी, हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे रेफरीज हमको कब मिल सकते हैं। तो ये सब सोचते हुए आई वांट टू मेक श्योर दैट वी विल स्टिक टू द कैलेंडर irrespective of some of the clubs who might have problem, considering that they are playing at both levels. हम सबको एडजस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये कैलेंडर का जो ये डेट ऑफ चेंज ऑफ डेट्स होती है ना, ये प्रॉब्लम होती है। आप समझ रहे हो, ये इशू इसका है, लैक ऑफ ग्राउंड्स और फिर टाइमिंग ऑफ द ग्राउंड्स। अब एमसीडी ने एक और चीज निकाल रखी है कि पूरे 7 के 7 दिन ग्राउंड नहीं देंगे, बिकॉज दे वांट टू आल्सो कीप द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड बेटर। अगर आप देखें पूरे इस साल ग्राउंड की कंडीशन उतनी खराब नहीं थी जितनी पहले होती थी। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन अब देते हैं, बाकी 3 दिन वो नहीं देंगे किसी को। तो ऑटोमेटिकली हमें पूरे महीने में 15-16 दिन से ज्यादा हमें ग्राउंड मिल ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। तो अब मेरी कोशिश यही है कि हम यूथ लीग्स के लिए हमें स्कूल के ग्राउंड भी मिल जाए, जिससे कि वहां पे एक कैलेंडर डिसाइड हो गया, स्कूल से परमिशन हो गई, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो देखते हुए मैंने अपना ग्राउंड दे रखा है, और अब से नहीं 3 साल से ग्राउंड दे रखा है, जिससे कि मुझे पता है कि एटलीस्ट अपने ग्राउंड पे तो कोई लीग रुकेगी नहीं। स्टेट चैंपियनशिप के जो कैंप्स लगते हैं, कोई ग्राउंड नहीं होता तो मेरे ग्राउंड में हम कैंप लगाते हैं। और मतलब इंपॉर्टेंट बिट ये है कि वो ग्राउंड मैंने नो कॉस्ट पे दिया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ये ग्राउंड डीएसए को फ्री में देता हूँ, राइट। देखो अगर आप कोई भी ग्राउंड 2 घंटे यूज करोगे या 3 घंटे यूज करोगे तो देर इज खर्चा तो होता ही है, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास 3 ग्राउंड है, 2 ग्राउंड दिल्ली गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, एक विनोद नगर और एक क्वाट, और एक सुदेवा ग्राउंड है जहां पर हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। तो आई थिंक वहां पर भी मैं सारे क्लब ओनर्स, अकेडमी ओनर्स से बोलूंगा कि अगर आपके पास भी ग्राउंड है जो आप दे सकते हैं, ठीक है, एट नो कॉस्ट और एट अ मिनिमल कॉस्ट, आप प्लीज आगे आए, सो दैट हमारे पास ग्राउंड की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम ना है। सरसों देवा का ग्राउंड आपने मेंशन किया, इससे मुझे ध्यान आया कि एक बहुत गंभीर आरोप है जो कई साल से लगा हुआ है कि
एचसीएल ने फंडिंग करी और यूथ लीग के लिए फंडिंग करी, डीएसए के लिए फंडिंग करी, लेकिन वो ग्राउंड बनवा दिया गया सुदेवा का। क्या बात है इसमें कितनी सच्चाई है? यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब ये तो पहली बात तो है, जो भी ये बोल रहे हैं अगले पॉडकास्ट में उनको भी बिठा देना, तो मैं तो अच्छा है फिर, आई टू आई हो जाएगी हमारी बातें। But yeah, in terms of the reply, I would say that obviously this is completely a fake allegations. Uh, क्योंकि जो HCL ने पैसे दिए, उतने पैसों में कोई भी टर्फ नहीं बन सकता, पहली बात। और जो सुदेवा के अंदर मेरे फंडर्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के फंडर्स हैं, वो HCL नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सुदेवा को जानता है, और जो सुदेवा 3 साल पहले आया था या 6 साल पहले आया था और अभी कोई रिसेंटली आया है, तो वो देख सकता है कि सिर्फ उसके अंदर टर्फ ही नहीं बना है और चीज़ों में भी बहुत बदलाव आया है। तो वो ज़ाहिर है कि कोई, मतलब एक कंपनी शायद नहीं कर पाएगी। और HCL एसोसिएशन के साथ मैंने जोड़ा, क्योंकि HCL मेरी गर्ल्स टीम को हेल्प कर रही थी। तो मेरा कर्तव्य बना कि अगर आपको एसोसिएशन के लिए भी पैसा रेज करना है, तो जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे जाके एसोसिएशन के लिए भी आप हेल्प मांग सकते हो। तो मैंने एसोसिएशन के लिए, कंपटीशन के लिए पैसा रेज करने के लिए मैंने HCL की एक और HCL की जो कॉर्पोरेट आर्म है, उनसे मैंने बात करी, एंड दे हैव बीन फंडिंग दी HCL फ्यूचर स्टार्स यूथ लीग फॉर द लास्ट 3 years. So I'm very तो ये जो 50 लाख का अमाउंट बार बार कोट होता है, हाँ जी, वो फुटबॉल क्लब्स को नहीं मिलना था जो यूथ लीग खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्लब्स को नहीं, ये तो चलाने के लिए दिया उन्होंने पैसा। ये 23-24 ऑनवर्ड्स उन्होंने हमको हर साल दिया है लीग्स चलाने के लिए, पर्टिकुलरली यूथ लीग्स। और बट ऑब्वियसली हम एसोसिएशन चलाने के लिए हम यूथ लीग्स भी करते हैं, ग्रास रूट बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो यूज होता है फंड। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली 23-24 में दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो वाज पार्ट ऑफ द यूथ लीग, एंड आई मीन इट इज अनफॉर्चुनेट दैट टिल डेट जो विनर्स हैं, जो रनर्स अप हैं उस एज कैटेगरी के, उनको अभी तक वो प्राइज मनी नहीं मिला है, ठीक है। बट यस, मतलब दे आर ट्राइंग, आई मीन दे आर सेइंग दैट दे विल गिव, और उसके अंदर रेफरीज की फीस भी है, जो अभी तक बिकॉज दैट वाज द प्रेरोगेटिव ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट टू पे डायरेक्टली, तो वो सारी सब कुछ दे चुके हैं हम। बट मुझे उम्मीद है कि अभी भी उम्मीद है कि मिलेगा। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट से पैसा आना था, उनसे फुटबॉल क्लब्स को और रेफरीज को पेमेंट होना था। फुटबॉल क्लब्स को होना था, जैसे कि ना फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि हमने नोएडा में भी ग्राउंड रखे थे, होम एंड अवे। होम एंड अवे था, पर उसके अंदर क्या था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ दिल्ली में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट है, तो इसलिए उसके लिए वो करने के लिए तैयार थे। तो ये वाला जो पॉइंट था ना कि जो नोएडा में हो रहा है, गुड़गांव में या कहीं और हो रहा है, वो इट वाज मोर अबाउट कि होम एंड अवे था, खर्चा हो रहा था सारी टीमों का, इसीलिए वो था पॉइंट। इसलिए हमने अगले साल से हमने होम एंड अवे हटा दिया, हमने डेडिकेटेड ग्राउंड पे ही लीग्स करें। तो जो दिल्ली का फुटबॉल क्लब इसमें इन्वॉल्व था, ग्राउंड भी दिल्ली में था, जैसे कि सिग्नेचर, इनको पैसा मिलेगा अभी अगर आता है एज ऑफ पैसा? नाउ एक तो प्राइज मनी मिलना चाहिए, एंड जो रेफरीज की फीस है। सर, मैच फिक्सिंग का मुद्दा कुछ 2 साल पहले बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे उठ गया था, डीएसए के जो लीग्स हो रही थी, प्रीमियर लीग, उसमें क्या आपको लगता है कि मैच फिक्सिंग अभी भी हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी हो रहा है। 2025 था फरवरी, हाँ आई थिंक फरवरी में हमने कंप्लेंट करी थी बेस्ड ऑन दी सीनियर डिवीजन में जो पेनल्टीमेट मैच था,
एंटी एंटी करप्शन ब्यूरो में, और उस कंप्लेंट के बेसिस में 8 या 9 महीने बाद एफआईआर होती है। उसमें ऑब्वियसली काफ़ी क्लबों के नाम थे। उस पे काफ़ी अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। हालाँकि उस पे उससे आगे चीज़ नहीं हुई है। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में भी बहुत सारे क्लब्स जो कि 1 या 2 लोग ही मल्टीपल क्लब्स मैनेज कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है कि उनको मतलब अ, काफ़ी प्लेयरों को बाहर से बुलाया जाता है, उनको एक जगह ठहराया जाता है। तो इतना खर्चा कर रहा है कोई क्लब, उसका मेरे को आंसर नहीं आता कि इतना खर्चा करके वो मतलब वो इतना लॉस क्यों उठा रहा है? क्योंकि अगर आप जीत भी, और वो टीम वो जीतती भी नहीं है। वो टीमें वो जीत भी नहीं रही हैं। तो इसका मतलब है ना तो वो आगे प्रमोट हो रहे हैं नेशनल लीग के अंदर। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 10 साल से हूँ मैं फुटबॉल में। एक तो क्लब आप इसलिए बनाते हो कि आपको टीम अच्छी बनानी है, पैसा खर्च करना है जिससे कि आपका प्रमोशन होता रहे और फिर एक आप नेशनल लेवल पे खेल सको, ठीक है? और नेशनल लेवल में खेलोगे तो आपको उम्मीद होती है कि स्पॉन्सर थोड़े जुड़ेंगे, तो थोड़ी रिकवरी हो जाएगी और थोड़ा एक ब्रांड क्लब का बनता है, ठीक है? उससे आपकी अकेडमी भी अच्छी चलती है। ये एक तरीका होता है। पर इसके अंदर तो मैं मैं क्लबों के नाम नहीं लेना चाहता, बट ये जो क्लब्स हैं, ये तो ना तो प्रमोट हो रहे हैं, ना इनकी अकेडमियाँ चल रही हैं इतनी। तो ज़ाहिर है कि और खर्चा इतना कर रहे हैं ये, और हर साल कर रहे हैं। तो ये पैसा कमा कहाँ से रहे हैं? तो ये जो सवाल है, ये इसलिए मेरे को, और काफ़ी बार रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कि ऐसा रिज़ल्ट हो ही कैसे सकता है? कोई सेकंड आ रही है, वो लास्ट वाली टीम से 3-0 हार जाती है, 4-0 हार जाती है। या लास्ट वाली टीम 3-0 डाउन है और वो 3 ऑल कर देती है। तो मतलब वो बहुत रिज़ल्ट्स भी कभी-कभार ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि यार मतलब इसमें कुछ तो गलती है। तो अब वही है कि अब मेरी पूरी कोशिश है कि पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब तक मैं हूँ, मैं इसकी जड़ तक जाऊँगा। गुड ठीक टू है? नो सर। हाँ, और मैं बता नहीं सकता अभी बैकडोर में क्या-क्या काम चल रहा है इस पे, और बट आई विल मेक श्योर कि जिन-जिन लोगों ने दिल्ली फुटबॉल के प्लेयरों को खराब करा है, उन प्लेयरों को भी नहीं छोड़ूँगा, और जिनने खराब करा है उनको भी नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो फुटबॉल इसलिए ना जॉइन करें क्योंकि उनको इस तरीके से पैसे कमाने हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चाहूँगा जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं जिनको ये सच्चाई पता है और उनके पास कोई सबूत है, तो वो भी भेजें, दिखाएँ मुझे। सर, आपने ये कहा कि काउंसिल मेंबर्स तक आपकी इन्फॉर्मेशन कभी-कभी पूरी नहीं पहुँच पाती। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे लगभग सारे एफिलिएटेड क्लब्स जितने भी हैं, उनके ओनर्स एडेड हैं और उसमें मैं अक्सर देखता रहता हूँ, वो कुछ ना कुछ सवाल हुँ। हैं जो आपसे पूछते हैं या बाकी कमिटी मेंबर्स से पूछते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी। तो उसमें मैंने कभी आपका जवाब नहीं देखा, ऐसा क्यों? या पहली बात तो ये है कि ये जो काउंसिल का ग्रुप है, इवन दो इट इज़ मोर अबाउट यू नो इट्स अ चैट ग्रुप। अगर किसी को मेरे से सवाल पूछना है, तो मेरा ईमेल है, मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, राइट? क्योंकि मैं एज़ अ प्रेसिडेंट मैं नहीं चाहता कि अ, मैं एक कॉमन ग्रुप का यू नो एक कॉमन ग्रुप में एक कम्युनिकेशन का साधन बनूं, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज मैं तो उस ग्रुप के अंदर आंसर ही देते रह जाऊंगा। यार, आपको एक और चीज समझनी है कि 3 साल पहले कंपैरेटिवली ना एसोसिएशन का पैसा था, ना परफॉर्मेंस थी, ना ओवरऑल एक सिस्टम था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि
एक फ्लो ऑफ इनकम इन तरीके से आएगी, ये सब कुछ होगा। मानता हूँ मेरे से पहले जो शाहजी प्रभाकरन थे उनने अ, एक चीज़ मुझे अच्छी अच्छी लगी थी कि एक सेक्रेटेरिएट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। बट ये 3 साल के अंदर कॉर्पोरेट्स को लेकर आना, मेक श्योर करना कि दे आर हैप्पी विद आवर वर्क एंड देन इतने कॉम्पिटिशन्स कराने, इतने रेफरीज़ बनाने। आज की डेट में 150 से ज़्यादा रेफरीज़ हैं दिल्ली के पास। इतने सारे कोचिंग लाइसेंस करवाने, राइट? काफ़ी अकेडमीज़ का कोचिंग लाइसेंस इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सारी चीज़ें कराने के लिए सिर्फ़ सोच से नहीं हो पाता। तो और मेरे को फिर सुदेवा भी चलाना है, राइट? तो इसीलिए आई फ़ील दैट कि अगर इतनी मेरे से रिलेटेड शिकायतें हैं, तो मेरा नंबर तो सबके पास है। आप मेरे को अब मैसेज करो ना। पर 100 लोगों को अपनी तकलीफ़ बताना और मैं उस पे आंसर दूँ, इससे अच्छा है कि वो तकलीफ़ मेरे को डायरेक्टली बताओ ना। यार तकलीफ़ तो इंडिविजुअल होती है ना। तो मतलब इट्स लाइक अगर सपोज़ आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है मैं डॉक्टर हूँ, तो आप मेरे से पूछो ना कि मैं आपको कोई मेडिसिन दे दूँ यार आपकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। पर आप तो ग्रुप में लिख रहे हो। मैं कभी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप, सिर्फ़ यही ग्रुप नहीं, मैं और भी ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं हूँ, वो फेडरेशन का हो या कहीं भी हो, मैं कोई भी ग्रुप के अंदर मैं अपना ओपिनियन कभी नहीं देता। किसी को अगर मेरा ओपिनियन चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्टली लिखें या कभी भी आ जाओ, फ़ोन पे बात कर लो, तो मैं खुल के ओपिनियन दूँगा। सर, एसोसिएट फुटबॉल क्लब्स, इनको ना काफ़ी सर्कुलर आते रहते हैं। बार-बार इनके लिए रूल्स बदलते क्यों रहते हैं? देखो, मेरे आने से पहले ना एसोसिएट मेंबर्स अ, को ये बोला गया था कि आपकी प्रमोशन होगी, यही था और इसीलिए एसोसिएट मेंबर बने कि एसोसिएट मेंबर और एक परमानेंट मेंबर में फ़र्क क्या है कि एसोसिएट मेंबर डज़न्ट हैव द राइट टू वोट एंड परमानेंट मेंबर हैव द राइट टू वोट। बट एसोसिएट मेंबर मानता हूँ एसोसिएट मेंबर इसलिए जुड़े क्योंकि वो अकेडमी चलाते हैं मेजॉरिटी और वो अपने बच्चों को एक क्लब फुटबॉल के थ्रू वो क्लब को भी आगे लेके जाना चाहते हैं और एक एक सिस्टम के अंदर आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरे बनने के बाद एट टाइम्स द कमिटी डिसाइडेड दैट ये द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप होनी नहीं चाहिए और बट क्योंकि एसोसिएट मेंबरशिप ऑलरेडी बनी हुई थी जब मेरे आने से पहले तो इसीलिए ये जो एक वो था ना कहते हैं डुअल ओपिनियन की वजह से ये थोड़े इश्यूज आते थे बट अब हमने क्लियर कर दिया है दैट ऑल एसोसिएट मेंबर जो हैं उनकी हम सी डिवीजन से हम उनकी प्रमोशन करते रहेंगे और इवेंचुअली सी डिवीजन हम बंद कर देंगे जिससे कि जो भी जीतते रहेगा वो ऑटोमेटिकली बी में आता रहेगा और वो आगे जाता रहेगा बाकी तो आई थिंक एसोसिएट मेंबर हैज ऑल द अदर राइट्स फॉर इंस्टेंस टू पुट देयर यूथ टीम्स and to play all the competition which the provisional or permanent members have. पर सर, ऐसी क्या बात है जो ये दूसरा फैक्शन है, जो एसोसिएट क्लब्स के प्रमोशन को पसंद नहीं करता है? ऐसा ऐसा क्या है उनके? ये मेरे को पता है क्या है ये ना इंडिविजुअल बायसनेस है हो सकता है थोड़े लोग ऐसे हैं जिनको उन एसोसिएट मेंबर क्लब से इश्यूज हैं और वो इश्यूज पर्सनल हैं ठीक है ना और मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिक्स है ना पॉलिटिक्स कुछ नहीं है बट एक ईगो बूस्ट है जो पावर में है ना उसको अपनी पावर इस टाइप की चीज करके ही दिखानी है देख अब करके दिखा तू मैंने कर दिया अब बता राइट वो जो ईगो है ना ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ईगो को कंट्रोल करके ना अपनी पर्सनल जो इश्यूज है ना वो भूल जाएं इवन आप पावर में हो तो भी पर हो सकता है थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो ये शायद नहीं करना चाहते तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल बायस्ड होने की वजह से वो क्लब्स को
ये चीज़ देखनी पड़ती है। बट एज़ अ प्रेसिडेंट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर फिर से आया मैं, अब नहीं होने दूँगा। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था सुनना। रिसेंटली बहुत सारे रेजिग्नेशंस हुए हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के। इसके पीछे क्या वजह है? देखो ऐसा है कि हमारा जो टेन्योर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है कि 2022 में इलेक्शन हुए थे, तो 2026 में मार्च में आपके 4 साल खत्म हो जाते हैं। और उसके अंदर क्योंकि इलेक्शन ईयर है, नया कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में इलेक्शन ईयर है, तो हमने मार्च में इलेक्शंस इसलिए नहीं कराए, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस कराते बेस्ड ऑन द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो इनवैलिड हो जाता। बिकॉज़ हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसपे आपको, क्योंकि अगर इनवैलिड हो जाता तो एआईएफएफबी इस नई कमिटी को वैलिडिटी नहीं देती, क्योंकि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे इलेक्शन हुए थे। तो इसीलिए वो सोचते हुए हमने यही कमिटी, और वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से सर्कुलर आया था, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी नेशनल फेडरेशंस हैं, जिनके इलेक्शंस ड्यू हैं, वो 31 दिसंबर तक उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, सब्जेक्ट टू दैट दे हैव टू डू द इलेक्शंस बिफोर 31 दिसंबर बेस्ड ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके अंदर एनएसएफ के अंदर, उसके अंदर उनके स्टेट एसोसिएशन का भी जिक्र है, राइट, एफिलिएट यूनिट्स के नाम से। एफिलिएट यूनिट्स जाहिर है वो स्टेट एसोसिएशन हो जाती है, तो उसके अंदर ये है कि अगर नेशनल फेडरेशन के एक्सटेंशन हो रही है, तो जो जिन जिन स्टेटों में इलेक्शंस ड्यू हैं, वो भी एक्सटेंशन मिलेगा उनको, सब्जेक्ट टू आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे और इलेक्शन कराओगे 31 दिसंबर से पहले। तो ये सोचते हुए हमने इसको चलते रहने दिया। बट सम ऑफ द मेंबर्स केम विद द व्यू दैट हमारा टेन्योर खत्म हो चुका है, तो हमें रिजाइन कर देना चाहिए, और उसके बेसिस पे अगर काउंसिल डिसाइड करती है कि एक एडहॉक कमेटी बनानी है, तो एक एडहॉक कमेटी बन जाए। उस चीज से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल एजीएम भी कराई, मतलब करानी थी, फॉर द 24th ऑफ मे। इसके अंदर हमारा यही था 1 पॉइंट एजेंडा की एडहॉक कमेटी बनेगी। हाउएवर 23rd ऑफ मे को एएफएफ में एसजीएम हुई। उसके अंदर ये क्लियर हो गया कि जो स्टेट एसोसिएशन जिनके अंदर जिनके इलेक्शंस ड्यू हैं या होने वाले हैं इस साल ड्यू, तो उनकी जो कमेटी है उनकी भी एक्सटेंशन है। देखो, एक तो चीज अजम्पशन होती है कि अगर इलेक्शन एक्सटेंड हो गए हैं, तो जाहिर है जो कमेटी है वही चलती रहेगी, पर क्योंकि वो लिखा नहीं था नोटिफिकेशन में, तो एएफएफ ने वो क्लैरिटी दे दी कि अगर इलेक्शन एक्सटेंड हो रहे हैं, तो जाहिर है जो कमेटी है वो भी एक्सटेंड होगी। तो उसके बेसिस में हमने वो एसजीएम नहीं कराई, क्योंकि एसजीएम का जो पर्पस था डीएसए का, वो एडहॉक कमेटी था। और पर जब सेम कमेटी की एक्सटेंशन हो गई, तो एडहॉक कमेटी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वो चीज के बेसिस पे भी थोड़े मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि यार अगर वो लेटर था, अगर लेटर आया है एफसीसी का, आप 24 को आप रख देते हमारे सामने, हम कर देते अप्रूव। मेरा ये मानना है कि एएफएफ एजीएम में जब अप्रूव हो गई वो चीज, तो वो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से, वो तो लॉ ही बन जाता है ना, बिकॉज वो पेरेंट बॉडी है। तो मतलब अगर तो इसका, और तो इसीलिए वो मैंने सर्कुलेट सब में कर दिया काउंसिल मेंबर्स में। थोड़े मेंबर्स इसलिए नाराज हो गए कि उनने, वही बात होती है ना कि डू दे अग्री विद दिस और डू दे नॉट अग्री विद दिस, इसलिए वो कोर्ट भी गए। ठीक है, कोर्ट भी गए, और उस कोर्ट में दिल्ली एफसी और क्या नाम है, जुबा सांगा, ये दोनों कोर्ट भी गए विद दी, मतलब विद द राइट इंटेंशन कि यार कि
कि ये जो 24th को मीटिंग होनी थी होनी चाहिए फिर से, बिकॉज जिस तरीके से करा गया वो गलत है। तो कोर्ट ने भी यही ऑर्डर करा कि जो भी आपके अंदर जो भी इश्यूज हैं आप वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करें विद इन 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू फाइल द रिप्लाई। और उसके बेसिस में जब डीएसए ने एसजीएम डिक्लेयर कर दी है 19 जुलाई की, जब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, और 25 अक्टूबर की इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, तो जो पर्पस था एडॉक का वो भी यही था, वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वो केस भी इट वाज डिस्पोज्ड ऑफ। सो मेरा ये मानना है कि आई एम स्टिल हैप्पी टू डिस्कस द मोडालिटीज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी बना रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने अभी मीटिंग भी करी है, हम उस लाइन में जा रहे हैं, और आई एम वेरी होपफुल दैट हम विद इन अ मंथ कॉन्स्टिट्यूशन हम बना के काउंसिल मेंबर्स को भी शेयर करेंगे, उनके सजेशंस भी लेंगे, और उनके सजेशंस के बेसिस पे हम एसजीएम के अंदर वो अडॉप्ट करेंगे, और उस डेट ऑफ अडॉप्शन से हम व्हाटएवर 25 अक्टूबर वी विल डू अ इलेक्शन एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर लोग रिजाइन कर रहे हैं, वो आई थिंक उनका एक पर्सनल डिसीजन है, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी कि अपने 3 साल हम सबने साथ चलाई है, तो कुछ महीने और चलाने में क्या प्रॉब्लम थी। सर, जब एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप प्रेसिडेंट बने तो डेफिनेटली आपके पास एक मेजॉरिटी रही होगी। अब अचानक से इतने सारे रेजिग्नेशंस हैं और इतने सारे ओपिनियंस आते हैं, ग्रुप पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा मिला है? कहीं ना कहीं धोखा दिया गया? देखो, मेरे को धोखा देके तो किसी को भी क्या हासिल होगा। फुटबॉल को धोखा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगेन जब शुरू करा था हमने, तो मैंने कहा था फुटबॉल जो इकोसिस्टम है ना, उसमें सिर्फ क्लब ओनर्स, काउंसिल मेंबर्स नहीं है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो फुटबॉल से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग फैंस। इंक्लूडिंग फैंस, जो भी लिमिट है उनकी कितने भी हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या उनको धोखा मिला है? मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी है ये सारी चीजें। क्या हमारी लीगें नहीं होंगी आगे? बिल्कुल गलत। कैलेंडर आ जाएगा, जुलाई से काम चालू, ठीक है। क्योंकि एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक मैं बैठा हूं, मैं फुटबॉल के लिए पहले सोचता हूं, ठीक है। ये जो इश्यूज है ना, ये एक इंटरनल हमारे है ना, वही इश्यूज ईगो का ही है। कभी हो सकता है मेरा भी ईगो आ गया, कभी मैं भी बैठ जाता हूं, बट इसमें मेरे को धोखा नहीं मिला, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पता है ये लोग भी इतने सालों से फुटबॉल में जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी आया हूँ, तो सालों से हैं, तो इनने अपनी लाइफ फुटबॉल में दे दिया, तो कुछ मतलब इनने अच्छा ही करा है ना फुटबॉल के लिए, मतलब टाइम दिया है ना इनने, क्या तो किसी ने कमाया फुटबॉल से। तो इसलिए मेरा नाम ही अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, राइट। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैं छोटा भाई हूँ, ओहदा आपने प्रेसिडेंट का दिया है पर भाई समझो। और उस चीज के लिए फैमिली में ना नाराजगी हो सकती है, पर कोई फैमिली को छोड़ता नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं अपने फादर से एक ही चीज सीखा हूं, कितनी भी नाराजगी हो जाए पर फैमिली फैमिली रहती है, और मैं अपने काउंसिल मेंबर्स को एक फैमिली की तरह मानता हूँ। यस, मुलाकात कम होती है, ये नाराजगी उनकी बिल्कुल ठीक है कि यार एजीएम के थ्रू या एसजीएम के थ्रू मुलाकात करने का भी मौका मिलता है, और वो मौका आपने दिया नहीं है, ये एक्सेप्ट करता हूं। जुलाई में पूरा मौका मिलेगा सर, जितनी नाराजगी है निकालना, पर जब वो हम एसजीएम खत्म करें तो हम एक अच्छे नोट पे खत्म करें। सर, अगर टाइम मशीन मिले आपको, हम्म। आप टाइम में वापस जा सकें, तो अपने इन 4 सालों में क्या चीज़ बदल दोगे? कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया हो
जो आप नहीं लोगे, या क्या डिफरेंट करोगे? ये सवाल पूछा नहीं किसी ने कभी, तो क्या चेंज करूंगा? आई थिंक एक चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगा वो है इसका सवाल का आंसर। मैं वैसे ज्यादा चेंजेस तो जो हमारे सीनियर लोग हैं ना एसोसिएशन में, जी। जिनने बहुत साल दिए अपनी जिंदगी के फुटबॉल में, उनको किसी तरीके से ना डिसीजन मेकिंग में जोड़ना नहीं चाहूंगा, बट एडवाइजरी मोड में जोड़ना चाहूंगा, और काउंसिल मेंबर्स को भी एडवाइजरी के रूप में जोड़ना चाहूंगा, जिससे कि जो ये लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जिसके बेसिस पे एक वो बनती है, ओपिनियन बनता है, वो फुटबॉल के हित में नहीं बनता, वो बेटर हो जाए। सो ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग आई रियली वांट टू वर्क अपॉन एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एंड एग्जीक्यूटिव और काउंसिल के बीच में जो गैप है ना, इसको बेटर करना चाहूंगा। ठीक है, तो मतलब दिस इज एक्चुअली नॉन फुटबॉलिंग। इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, मुझे लगता है कि मैं ग्रास रूट लीग्स एसोसिएशन का पार्ट बनाना चाहूंगा। वहां पे मैं आई डिड डू वेरी वेरी गुड। अंडर 6 टू अंडर 12 जो कैटेगरी है ना, आई विश आई कुड हैव डन एटलीस्ट 1000 किड्स प्लेइंग इन द ग्रास रूट लीग ऑफ डीएसए। उस पे मुझे लगता है हमें काम करने की बहुत जरूरत है। बाकी तो और एक अपना ऑफिस हो, मेरा मन था डीएसए का एक ऑफिस हो, ऑफिस में हमारी जो जितनी भी ट्रॉफीज हैं हम वो रख सके, डिस्प्ले कर सकते हैं, एक छोटा सा म्यूजियम बनाया जा सके। हमारी सेकंड ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है कंट्री की, 1926 या 24 में शुरू हुई थी। तो हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं उनके पास पुरानी पुरानी फोटोज हैं, उनको हम फ्रेम कराएं, हम एक एरा दिखाएं कि कोई भी बच्चा पेरेंट को लेकर आए, वो देख सके, मम्मी ये देखो, पापा देखो, ये हमारी एसोसिएशन है, ये दिल्ली है। ये मेरा बहुत मन है कि काश मैं फंड रेज कर सकूं, और हमारे जितने सीनियर लोग हैं दे आर इंसाइक्लोपीडिया। वो हमारे हेमचंद जी हों, वो हमारे नागेंद्र जी हों, वो हमारे शंकर लाल जी हों, मतलब मतलब जितने भी हैं, पटवाल जी हों, और अभी भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में मल्होत्रा जी हैं, रिजवान भाई हैं, जितने भी हमारे इतने पुराने, इनके पास इतनी नॉलेज और इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, फोटोज हैं, अगर हम इनको डिस्प्ले कर सकें तरीके से थ्रू डीएसए म्यूजियम, अरे मुझे लगता है इंडिया में शायद कोई एसोसिएशन का म्यूजियम होगा नहीं। वी कुड बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस। वी शुड बी द फर्स्ट वन। यस, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा कुछ, जब तक रहूँ ना, हमेशा कोई एक ऐसी चीज करके जाऊं कि लोगों को लगे हाँ यार कोई नई चीज हुई। तो ये मेरा एक मन है कि अपना ऑफिस और ये ऐसी चीज बने, इससे कि हमारे जितने भी लोग हैं ये सब जुड़ेंगे। अनुज सर, दिल्ली की पिछले 3 सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही है इन ऑल कैटेगरीज? देखो, मैं परफॉर्मेंस ना 3 चीजों में डिवाइड करता हूँ। वन इज फाइनेंशियली, वन इज कंपटीशन, एंड वन इज परफॉर्मेंस। एसोसिएशन का मकसद क्या होता है कि वो एक एक प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे कंपटीशन एक अनबायस्ड तरीके से कराया जाए। एक एसोसिएशन का यही काम। अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती अगर दो टीमें खेल रही होती बिना कोई बायसनेस से। तो 3 साल के अंदर मैं एक चीज कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि हमने 2023-24 में हमने 1450 मैच करे, स्टार्टिंग फ्रॉम द अंडर 8 कैटेगरी टू द सीनियर कैटेगरी, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में इतने मैचेस कभी नहीं कराए गए। 24-25 के अंदर भी हमने 1100 1150 मैचेस कराए। 25-26 में भी सिमिलर नंबर ही रहे। टाइमिंग थोड़ी खराब रह गई, इसलिए हम और मैचेस नहीं करा पाए। 31 मई का जो विंडो थी वो चली गई। फाइनेंशियली एट एन एवरेज एवरी ईयर 2.5 करोड़
annually association में you know through मतलब either through various sponsors or generating their own funds करा है, which I think from any point of view I think it's a great number. परफॉर्मेंस में तो मेरे को लगता है हम इतनी नेशनल चैंपियनशिप के अंदर इतनी पोजीशन आई हैं दिल्ली के 3 साल में कि मुझे लगता है सिर्फ बंगाल और मणिपुर ही हमसे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे. अंडर 20 तो हम 2 बार लगातार बैक टू बैक चैंपियन बने नेशनल के. मतलब 2 साल तक अंडर 20 में दिल्ली को कोई हरा ही नहीं पाया. ये बड़ी बात. सब जूनियर के अंदर भी हम रनर्स अप रहे नेशनल चैंपियनशिप में बंगाल से आए. थर्ड पोजीशन तो हमारी सब जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज, जूनियर बॉयज लिटरली हर साल हुआ है. फर्स्ट ईयर में हमें टियर 2 में डाला गया था तो हम सब जूनियर भी जीते और सब जूनियर में फाइनल्स में हारे थे तो क्वालिफाई हो गए थे और जूनियर हम जीते. सो दैट वी गॉट प्रमोटेड. नेशनल चैंपियनशिप जो हुई उत्तराखंड में, उसके अंदर विमेंस में हम 4th आए, हमने मणिपुर को हराया और नेशनल गेम्स हुआ और मेंस के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि इन रिसेंट टाइम्स हम नेशनल गेम्स में हम कभी भी हमको मेडल नहीं मिला. सो आई थिंक इन टोटलिटी और इतने लड़के हमारे यहाँ से नेशनल कैंप में गए और उसमें से काफी लड़के इंडियन टीम में सिलेक्ट भी हुए. कंसिडरिंग ऑल दैट मुझे लगता है कि इन तीनों वर्टिकल्स के अंदर एसोसिएशन ने अपनी जगह बनाई और क्या आगे भी चलता रहेगा. मुझे लगता है 100% हम और ट्राई करेंगे कि और मैचेस हो, उस चीज के लिए ग्राउंड भी और मिले. प्लस मैं जैसे रेफरीज की बात कर रहा था, हमने आज की डेट में 150 से ज्यादा रेफरीज आ गए. हमने बी लाइसेंस सी लाइसेंस तो बहुत कराए, बट हमने बी लाइसेंस भी कराया, हमने ए लाइसेंस भी कराया. एज एन एसोसिएशन हमने ए लाइसेंस भी करा और हमने प्लान कर रहे हैं प्रो लाइसेंस कराने का. प्रो लाइसेंस के अंदर वी वांट our state to also be one of the venues. So I think in totality as an ecosystem, I think we were able to do everything barring one big tournament, which I think तुमने कहा कि अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहोगे तो क्या. तो अनुज सर इलेक्शंस लड़ेंगे? बिल्कुल प्रेसिडेंट की लड़ूंगा और अगर सब काउंसिल मेंबर का गुस्सा शांत कर पाया तो होपफुली शायद फिर से वापस. आपने काफी सारे टारगेट्स अपनी लाइफ के अचीव कर लिए हैं. पैन इंडिया आपको अब एज अ ब्रांड जानते हैं. अब आपके आगे क्या टारगेट्स हैं एज अ सुदेवा दिल्ली एफसी के डायरेक्टर? आई विल गो इनटू ग्रासरूट बिग टाइम. हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करोगे? नहीं दिल्ली में. अच्छा. मैं 10 स्टेटों में, मेरे आगे 10 साल का जो प्लान है, मैं इन 10 स्टेटों में 6 साल से लेके 13 साल के बच्चों पे काम करूँगा. फैक्ट्री बनाऊंगा सिर्फ सुदेवा के लिए इंडिया में. क्या बात है सर. और क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर ना पहुंचने के लिए ना वी नीड टू वर्क ऑन फिजिकलिटी एंड टेक्निक. We are working on technique and not physicality. आज की वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे छोटी हाइट की टीम है उसकी एवरेज हाइट भी 179 सेंटीमीटर है और जो सबसे लंबी एवरेज हाइट की टीम है which is 186 सेंटीमीटर. ठीक है. इंडिया की एवरेज हाइट जो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट करी है वो होती है 174.5, 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 8 और 9 के बीच में. हम कहते हैं चाइना के प्लेयर्स छोटे होते हैं, तो अभी मुझे मौका मिला एज हेड ऑफ डेलीगेशन फॉर द अंडर 17 नेशनल टीम को लेकर जाने का. जो AFC कप अंडर 17 में इंडिया क्वालिफाई हुई ईरान को हरा के, वो जिदा में था, सऊदी अरेबिया. वी प्लेड अगेंस्ट उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. उज्बेकिस्तान की हाइट 181.2 थी
एवरेज हाइट, और ऑस्ट्रेलिया की 179.8। चाइना फाइनल में पहुंचती है, जापान से हारती है। चाइना प्लेयर वाज द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एवरेज हाइट वाज 183। तो मैं ये मानता हूँ कि जब चाइना जैसी कंट्री भी अपनी एवरेज हाइट एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है, तो हमें भी उन स्टेटों पे स्पेशली काम करना पड़ेगा छोटी उम्र से, जहाँ पे जेनेटिकली वी आर taller genes, we have taller genes. For instance, Kashmir, Punjab, Rajasthan, Haryana, parts of UP, parts of Assam. मेरे लिए ये इमेज है। साउथ में पंजाब में तो आपका आपका आपकी मुलाकात रंजीत पाजी से भी होगी। नहीं, तो रंजीत से मुलाकात तो ग्राउंड पर होगी ना। तो ग्राउंड पे तो यार मैं एक और चीज मानता हूँ कि एक इंसान वर्ल्ड कप में लेकर जा सकता है। हमें मल्टीपल लोग चाहिए होंगे जो सिमिलर काम कर रहे हैं और सिमिलर इंटेंट से काम कर रहे हैं। जब भी इंडिया को हम वाले प्लेयर दे पाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगी। तो उस चीज के लिए अगर हमने छोटी उम्र से काम शुरू नहीं करा, तो जब ये 13 साल के बच्चे होते हैं ना, उनकी जो टेक्निक होती है ना, बन चुकी होती है। फिर आप टेक्निक पे काम ज्यादा नहीं कर पाते, फिर आप फिजिकलिटी पे काम करते। वी हैव लॉस्ट द बोट। और 6 से 12 साल के बच्चों का काम करने में आपको मीडिया हाइप नहीं मिलती, तो इसमें मेजॉरिटी लोग काम करते हैं। एंड इस उम्र में वी डोंट प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ कोचेस, वी प्रोवाइड यंग कोचेस, एवरेज कोचेस। सो वी हैव मेड आवर ओन करिकुलम नाउ, सो देवा करिकुलम बन गया। वो करिकुलम थ्रू द ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम के थ्रू हम इन कोचेस को हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, जो मैं जिन स्टेटों में कह रहा हूँ वहां पे कोच अपॉइंट होंगे, उन कोचेस को ट्रेन करा जाएगा। And then I'll give competition a try. तो क्या लगता है कब इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा? जब मैंने शुरू करा था सुदेवा, तो मैंने कहा था 2030 में वर्ल्ड कप खेलेगा। 2030 में एक छोटी सी एक पढ़ा था मैंने, पता नहीं कितना सच है, 100 साल हो गए वर्ल्ड कप 2013 में। जैसे इधर 48 टीम्स रखी हैं, व्हाट इफ फीफा को सिर्फ 100 साल के लिए, 100 साल होने की वजह से वो वाले वर्ल्ड कप के अंदर वो 72 टीम कर दें, क्योंकि इंडिया चाइना अगर आ गई वर्ल्ड कप में तो वो आज तक का सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप माना जाएगा। तो एक सुना था मैं, अगर ऐसा होता है तो अभी 8 टीमें क्वालिफाई होती हैं एशिया से इस वर्ल्ड कप से, तो वो नंबर बढ़ जाएगा। जब वो नंबर बढ़ जाएगा तो हमें फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचना होगा, जो कि अभी इतना मैं समझ सकता हूँ 16 टीमें करती हैं क्वालिफाई, आई थिंक सो 16-32 करती हैं। सो देन फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में हमें पहुंचना चाहिए, जो कि हम पहुंच जाते हैं इस साल भी, बट हमने एक की मैच हारे अफगानिस्तान के अगेंस्ट गुवाहाटी। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचे और देन वी सी वेयर वी रीच। बट मेरा जो मुझे लगता है कि नहीं होता है, सो आवर रियल टारगेट शुड बी, जैसे अभी की जो जनरेशन है वो एवरेज एज जो होती है ना वर्ल्ड कप में वो 27 साल होती है। कोई भी टीम की एवरेज एज देखोगे ना इस समय 26-27 है। तो मैं जो पीढ़ी की बात कर रहा हूँ वो 6-7 साल की है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जब 27 तक पहुंचेंगे, जब वर्ल्ड कप पहुंचेंगे वो 20 साल लगते हैं, बट हमें प्लान उस तरीके से करना पड़ेगा। पर जब ये 7 साल के 10 साल में 16-17 के उसमें से एक प्रोडिजी नहीं होता। हर ग्रेट टीम के अंदर एक प्रोडिजी है, वो प्रोडिजी पूरे नेशन को इंस्पायर कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है एक प्रोडिजी बनाने के लिए 2036 में बनाएगा और 2036 में ओलंपिक्स खेलने वाला है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है होस्ट भी करें। एज होस्ट 15 टीम्स क्वालिफाई एंड men and women they get directly entered in Olympics, और the Olympics is under 23। so इस समय जो 2011 और 2012 मैच है
फॉर मी दे आर द की बैच फॉर ओलंपिक्स। यही 22-23 साल के होंगे सब। नहीं 2013-14, 13-14। तो वो देखते हुए 2038 प्रोडी निकलेगा इस ओलंपिक में, और 2038 में हम क्वालिफाई करेंगे। काफी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है सर, बड़ा अच्छा लगा सुन के। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन आपने दिल्ली के ऊपर भी किया होगा। दिल्ली के ऐसे कौन से फुटबॉल क्लब्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत सारे क्लब हैं जो यूथ पे काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई क्लब को मैं अगर जज करता हूँ ना, मैं यूथ से जज करता हूँ। तो उसमें यूथ के अंदर तुम्हारा क्लब अच्छा कर रहा है? कुछ नाम नहीं याद आ रहा तो मेरा ले लो। नहीं अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा कर रहा है। जुबा सांगा भी यूथ में अच्छा कर रहा है। दिल्ली एफसी कर रहा है अच्छा। दिल्ली एफसी तो बहुत सालों से आई लीग का क्लब है, और दिल्ली एफसी को सपोर्ट भी मिलता है काफी, you know, because it's also, you know, supported by Minerva in a lot of things. So I think they get a good support in terms of development. और टीमें जो अच्छा करेंगी, मतलब गढ़वाल को तो आप कर ही नहीं सकते, वो तो दिल्ली की शान है। और मुझे होप से भी उम्मीद है, होप से कि for women football they are you know, torch bearer for Delhi. But in men's also I think they'll do better. और what was team I think? नोएडा सिटी। Yes, absolutely. Noida City. नोएडा सिटी, मैं उस ओनर को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रख, हमेशा जीतनी मिलेगी, ठीक है? और हमेशा जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो और ऐसा नहीं है कि साइड ना दो ही होती हैं, या इधर या उधर, तो दोनों साइड फुटबॉल की है। वो अच्छा करती है। फुटसाल की टीम कौन सी है? गोल हंटर्स। गोल हंटर्स। मैं you know, I want that they do very good at national level, and एक ब्रांड बनाओ फुटसाल में, जो मेरे को लग रहा है धीरे धीरे बना रहे हो, एंड फोकस फुटसाल में रखो। डोंट ट्राई टू स्प्रेड टू मच। अपनी नीश पकड़ लिया तुमने फुटसाल में, उसमें रहो। So I think yeah, these are the 7-8 clubs / academies who are actually working. Residential academies भी खोल दिया काफी उन्हें। और हाँ नॉर्दर्न यूनाइटेड, नोएडा के तीनों क्लब्स अच्छा है, वो भी अच्छा अकेडमी सिस्टम से आए हैं, तो आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल, और सपोर्ट भी करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं। और पहले यार 3-4 साल पहले कहाँ थी टीमें, कमी थी ना कंपैरेटिवली। तो अब जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से जो उठकर आई है टीम, दे आर द वंस हु विल बी यू नो टेकिंग दिल्ली फुटबॉल। थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। फैसला तो अब जनता करेगी। आशा करता हूँ कि आपको अगला टर्म भी मिले, और दिल्ली के फुटबॉल के लिए जो कुछ कमियां रह गई थी आप उन्हें पूरा कर पाए। थैंक यू।